जब हम अपनी कंट्री में रहकर जापान के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जीरो क्राइम, बहुत ही अच्छा कल्चर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और लोग भी बहुत सेहतमंद हैं और इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। हर लिहाज से एक आइडियल कंट्री। लेकिन जैसे ही हम इन चीजों को डीप देखते हैं तो हमें पता चलता है इनके अलावा कुछ और भी सच्चाइयां हैं, यानी जापान की एक डार्क साइड भी मौजूद है। अब जापान में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आके खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं। ना तो वो लोग शादी करते हैं, ना जॉब्स करते हैं और ना ही एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। बेसिकली इन्हें लोस्ट जनरेशन कहते हैं। ये इस वक्त तक जापान की टोटल पॉपुलेशन का 15% है, जिससे एक्सपर्ट इस चीज का आइडिया लगा रहे हैं कि जापान का फ्यूचर बहुत ही खतरे में है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लोस्ट जनरेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस लोस्ट जनरेशन की रियलिटी को जानने के लिए हमें आज से 45 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1980 आने वाला था और जापान को नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा था, जो अमेरिका की जगह ले लेगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज चाइना कर रहा है। उस वक्त फिर जापान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बन रही थी और न्यूज़पेपर्स में तो ये भी आ रहा था कि जापान अमेरिका को खरीद लेगा। और यहाँ तक कि उस वक्त की मूवीज जैसे डाई हार्ड, राइजिंग सन और द ब्लेड रनर, इन सब में भी यही दिखाया जा रहा था कि किस तरह जापानीज कॉरपोरेशन अमेरिका को खरीद लेगी। और ये सब इसीलिए सोचा जा रहा था क्योंकि लास्ट 3 डेकेड्स में जापान ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की थी। इस तरक्की की वजह जापानीज का एक यूनिक सिस्टम था। इसमें जापानीज कॉर्पोरेट, जिसे केरेट्सु कहते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अलायंस तैयार किया था। इस अलायंस में गवर्नमेंट इन कॉर्पोरेट्स को अनगिनत पैसा देती थी, यानी जापान की गवर्नमेंट ने इन बड़े कॉर्पोरेट्स को इनफिनिट अमाउंट दी थी कि पूरी दुनिया में ये अपना कारोबार फैलाएं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने तो फॉरेन कंपनीज को भी जापान में बैन कर दिया था कि वो जापान में अपना बिजनेस नहीं कर सकती। ये था तो अनफेयर, लेकिन ये सिस्टम चल पड़ा। जापानीज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में खुद को मनवा रही थी। जापान के आम लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में इजीली जॉब मिल जाएगी, यानी उन्हें लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी। जापान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था कि इसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। अब यहीं से जापान की ग्रोथ की कहानी में ट्विस्ट आता है। ये 1991 की बात है। जापान पिछले 3 डेकेड से बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा था और ये अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। जैसे जैसे जापान ग्रो कर रहा था, उसके अंदर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इनलिस्टेड कंपनीज भी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही थी। आम लोगों ने तो यही सोचना शुरू कर दिया था कि वो जितना ज्यादा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे वो उतने ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो यहीं से मसला शुरू हुआ। हर इंसान ने बैंक ऑफ जापान से लोन लेकर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जितने जितने पैसे लोगों ने मांगे, नेशनल बैंक ने भी उतने पैसे प्रिंट कर सभी लोगों को दे दिए। लोगों ने ये सारा पैसा इन कंपनीज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि एक दिन ये बबल फट गया। इसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 43% तक नीचे आ गई। रियल एस्टेट के प्राइसेस तो बिल्कुल ही गिर गए। आम लोगों के पास तो खाने के पैसे भी नहीं बचे थे और पूरी दुनिया से कोई भी इन जापानीज कंपनी में मजीद इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस इकोनॉमिक ब्रस्ट से जापान के कल्चर में भी करप्शन की दरारें आना शुरू हो गई। उनकी ट्रेडिंग में करप्शन, फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और ये सब नेशनल बैंक ऑफ जापान के लोन की वजह से हुआ था कि सभी कंपनीज ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। सारे बिजनेस बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी लोग उधार लेकर इनमें मजीद इन्वेस्ट कर रहे थे। सिर्फ 1 डेकेड में जापान इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन गया था। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रीज में राइज और फॉल ये तो आता रहता है, लेकिन जापान के केस में ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, क्योंकि इस डाउनफॉल ने एक पूरी जनरेशन को इफेक्ट किया था। लाखों लोग आज तक इससे रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए अब हम जापान के हायरिंग मेथड और उनके वर्क के बारे में जानते हैं। जापान में जॉब हायरिंग मेथड पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ है। जापान की कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती हैं और ये हायरिंग भी पूरे साल में सिर्फ एक ही दफा होती है। और इस एक ही दफा में ये कंपनीज पूरे जापान से लाखों लोगों को जॉब्स में रखती हैं। इस जॉब हंटिंग में ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और सभी लोग इसमें ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहन कर आते हैं, जिसके बाद इन फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब पर रख लिया जाता है। और फिर ये ग्रेजुएट्स ये जॉब्स पूरी जिंदगी करते हैं, क्योंकि जापान में किसी भी एग्जेक्टिव या बड़ी पोस्ट के लिए डायरेक्ट किसी को भी नहीं रखते।
बल्कि यही यंग ग्रेजुएट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होकर उस लेवल तक पहुंचते हैं। और यही प्रैक्टिसेस उस वक्त यानी 1990 में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी थी। और जापान में तो आज भी बड़ी पोस्ट पे किसी को डायरेक्टली नहीं रखते, जिसकी वजह से जापान की कंपनीज में एक स्टेबिलिटी है। लेकिन इस सब का एक नुकसान भी है। जापान की जॉब मार्केट बहुत ही ज्यादा सख्त है, यानी आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और ये तब होगा जब आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं। अगर तो आपको ये जॉब मिल गई तो आप पूरी जिंदगी इसमें ग्रो कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपको जॉब नहीं मिली तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि बाकी कंपनीज भी आपको जॉब नहीं देंगी और पूरी जिंदगी आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। अगर जापान के डार्क फ्यूचर के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे ही इकोनॉमिक बबल ब्रस्ट हुआ तो इन कंपनीज ने भी हायरिंग बंद कर दी, यानी वो पूरा डेकेड कंपनीज ने हायरिंग ही नहीं की और अपना सारा काम वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही ले रही थी। इस दौरान किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जॉब हासिल करना बिल्कुल ही नामुमकिन बन चुका था। वो लोग जिन्होंने इस टाइम पे ग्रेजुएशन की वो जापान की हिस्ट्री के सबसे बुरे टाइम में पैदा हुए थे। इन लाखों लोगों को टेम्परेरी और पार्ट टाइम जॉब से ही गुजारा करना पड़ता था। जापान में तो आज भी इस पीरियड को एम्प्लॉयमेंट आइस एज के नाम से पुकारा जाता है, और वो लोग जो इस दौरान पैदा हुए उन्हें लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। जापान की इकोनॉमी तो 2000s और 2010s में भी खुद को रिकवर करती रही, इसीलिए ही जापान में पिछले 30 सालों को द लॉस्ट डेकेड्स के नाम से याद किया जाता है। तो बेसिकली ये वजह है जिसकी वजह से जापान का फ्यूचर भी अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन ही जॉब मार्केट से मिसिंग है। क्योंकि इस वक्त अपनी 30s और 40s की एज के लोग जॉब मार्केट से बिल्कुल ही मिसिंग है, और ये तो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ये इतने वीक है कि इन लोगों ने शादियां ही नहीं की, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो कोई जॉब थी ना ही एक कैरियर। ये जापान की आबादी का 15% बनते हैं, जिनकी तादाद 17 मिलियन है। ये लोग एक ऐसी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री के 30s और 40s के लोग ही अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिक इंजन को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जापान में तो इस एज के लोग बिल्कुल ही नाकारा हैं और वो कोई भी काम ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इस मसले ने एक और मसले को जन्म दिया है। यानी जापान में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग मौजूद हैं। ये बेसिकली जापान की पॉपुलेशन का 30% है, और ये नंबर तो बहुत ही तेजी से बढ़ भी रहा है, क्योंकि लॉस्ट जनरेशन के तो आगे बच्चे ही नहीं हैं। यानी जापान में इस वक्त जितने लोग 65 की एज से ऊपर हैं, उतने ही 13 से लेकर 65 के दरमियान में भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया में बूढ़े लोग अपने मुल्क के नौजवान के टैक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जापान की तो इस वक्त नौजवान नस्ल किसी काम ही की नहीं है। और इससे भी बढ़कर ये कि इस लॉस्ट जनरेशन ने एक नया सोशल इशू खड़ा किया है जो जापानीज सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी इस जनरेशन के मर्दों ने ये डिसाइड किया है कि वो सोसाइटी से बिल्कुल ही कट ऑफ होकर जिंदगी गुजारेंगे, और ये जनरेशन फाइनेंशियली बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। ये जनरेशन अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन जापान की गवर्नमेंट आजकल इनमें से 1 मिलियन लोगों को यंग ग्रेजुएट्स के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सोशल फिनोमेना जापान का सबसे बड़ा सोशल इशू बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस लॉस्ट जनरेशन की वजह से जापान का फ्यूचर कितना डार्क हो सकता है?